वेलकम बैक। और हमारी बेहद खास पेशकश साइबर क्राइम जरा संभल कर में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं आईसीएमआर की तरफ से जो डेटा लीक की खबर आई, उससे आपका डेटा किस तरह से लीक हुआ है, क्या क्या जानकारियाँ गई हैं लीक होने के बाद, और कैसे अब ये जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लाइफ पर इसका किस तरह का असर पड़ सकता है। राहुल त्यागी को फाउंडर से जुड़ गए हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास पेशकश में। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा लीक जो कि सामने आ रहा है, करीब 81.5 करोड़ लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, राहुल, हम बोल रहे हैं, जो कि पब्लिक हो चुकी है। आधार नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पते, सब कुछ लीक हो चुका है। डार्क वेब पर बिक्री के लिए ये तमाम जानकारियां जो हैं वो डाली गई हैं। कोविड के वक्त आईसीएमआर टेस्टिंग का जो डेटा है वो एक तरह से लीक हो गया है। आप तो रोजाना ऐसी खबर सुनते होंगे राहुल, उन सब के मुकाबले ये खबर कितनी बड़ी है और कितनी ज्यादा खतरनाक है? कविता, एक मैं जो इसके अंदर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो लीक हुआ था इसका ओरिजिन 2023 में ही हो गया था। तो उस टाइम इसके ऊपर काफी सारी इंक्वायरी भी बैठी थी, सब कुछ हुआ था। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद बहुत सारे क्रिमिनल ग्रुप होते हैं डार्क वेब के ऊपर। कुछ क्रिमिनल ग्रुप ने उस टाइम पे डेटा को धड़ल्ले से बेचा। अब से जो ब्रीच फोरम जो हफ्ते पहले एक्टिव था, वहां पे फिर से एक दो और फोरम पे ये सेम डेटा दोबारा से बेचने की कोशिश की गई थी। तो मे भी किसी क्रिमिनल के पास इसका डंप पड़ा हुआ था, और उसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज थी जो क्रिमिनल इस बार किया, उसने इस डेटाबेस को वाइफरकेट कर दिया था। अब अच्छी चीज इसमें ये हो गई थी कि जैसे ही ये डेटा पब्लिश हुआ, एफबीआई और बाकी का जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उस फोरम के ऊपर जहां पे ये ब्रीचेस और भी कंट्रियों के होते थे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इससे हमारी किस्मत अच्छी कह लीजिए, या कैसा है कि एक हफ्ते बाद इस वेबसाइट के ऊपर एफबीआई ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसका टेक ओवर कर लिया और उसको अरेस्ट भी कर लिया था, ताकि ये आगे ना फैल सके। अब उस वेबसाइट के ऊपर डेटा दोबारा से एक बार फिर से उजागर हुआ था, और वहां पे फिर से बिडिंग इसके ऊपर करवाई गई थी। क्रिमिनल ने इस पूरे डेटा को खंगाल के जो 81 करोड़ डेटा था उसको वाइफरकेट कर दिया था कि गवर्नमेंट परसोना की इंफॉर्मेशन अलग से एक टेबल बनाया, एक एक्सेल शीट बनाई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका इस डेटा के ऊपर वाइफरकेशन कर दिया, और उस चंक ऑफ डेटा को, पर्टिकुलर पूरे डेटा को डिवाइड करके उस पर्टिकुलर डेटा के चंक्स को वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में उस टाइम पे आया था कि ये डेटा बिक रहा है। और अभी भी काफी जगह जगह पे इन चीजों को की बिक्री चालू है, टेलीग्राम ग्रुप्स के और बाकी जगह के ऊपर भी। सो डेटा काफी देर पहले आया था, बट वही है कि टाइम के साथ साथ उस डेटा के ऊपर फिर से उसके चंक्स फिर से बिकने की कोशिश क्रिमिनल्स करते रहते हैं। अब ये बताइएगा, डार्क वेब पर आपका डेटा जो है चला जाता है, वहाँ पर उसकी बिक्री होती है, कैसे ये जो डिटेल्स हैं एक बार लीक हो जाने पर आपके खिलाफ जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं? किस तरह के थ्रेट की हम बात कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल लाइफ की बात कर रही हूँ, और तमाम जो डेटा हैं ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के बहुत अहम अंग हैं। इसके आगे आप किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह के ऑपरेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। किस तरह घातक हो सकता है ये हमारे लिए? देखिए, इन्होंने जो डेटा निकाला है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के एड्रेस, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स हैं। 90% क्रिमिनल्स इसको फाइनेंशियल मोटिव से देखते हैं, बट जितने भी दूसरी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, आप चाहे पाकिस्तान कह लीजिए, चाइना कह लीजिए, या बाकी कंट्रीज कह लीजिए, उनके भी जो उनके एनालिस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो भी इन डार्क वेब फोरम्स के ऊपर ऐसे डेटा को खरीदने के लिए बैठे होते हैं। क्योंकि इनका जो मेन मकसद है उस डेटा को, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख डेटा बेचते हो, उसका आपको 1,000 से $1,500 तक का अमाउंट आपको मिल सकता है, अगर वो डेटा वेरीफाइड है। उसको वेरीफाई करवाने के लिए, क्योंकि आप पहले पैसे कभी नहीं दोगे उसको जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं है कि ये डेटा असली है, तो ये क्रिमिनल क्या करते हैं, डेटा का एक सैंपल सेट भी उनको देते हैं कि पहले आप चेक करिए। अगर आपको लगता है कि ये जो छोटा सा डेटा मैंने आपको 10,000 लोगों का डेटा दिया है वो वैलिड है, तभी आप हमारे साथ ट्रांजेक्शन करिए। मोस्टली इन ऐसे डेटा पे जहां पे किसी सिटीजन कंट्री के सिटीजन की इंफॉर्मेशन डंप होती है, और उसको खरीदने उसको जो
खरीदने वाले होते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं हर एक कंट्री के, जो उस कंट्री के खिलाफ हार्म करना चाहते हैं। हमारे केस में वो पाकिस्तान ले लीजिए या कोई और कंट्री ले लीजिए, तो जैसे ही वो डेटा उनके पास आता है उसके बाद उनका एड्रेस उनको पता है क्या है। और आप समझिए कि अगर कोई हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स है जिसने उस टाइम कोविड का शॉट लिया था, उसने अपनी डिटेल दी थी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जहाँ पे उनका एड्रेस, मोस्टली हम जैसे सिटीजन जो इंडिया में हमें नहीं पता वो कहाँ पे रहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में चली जाती है। और उसके बाद अगर हम मेडिकल डेटा की बात करें, बहुत सारे अगर कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है या जो कोई एंटरप्रेन्योर है जिनके ऊपर स्टॉक मार्केट हुई है, जैसे ही अगर वो बीमार होते हैं स्टॉक मार्केट अप हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इमेजिन अगर किसी हाई प्रोफाइल बंदे को कोई ऐसी बीमारी है जहां पे उसके पास 1 साल है या 2 साल है, या कैंसर बीमारी है जो उसने कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं पाया, अगर वो इन्फॉर्मेशन इनके पहुंचती है तो उस इन्फॉर्मेशन को ये जानबूझ के पब्लिक करेंगे ताकि स्टॉक मार्केट नीचे आ सके। या उस अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो वो पब्लिकली नहीं बताते किसी को, वो इस बीमारी को पब्लिक करने की धमकी देते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है प्राइवेसी इन्वेजन। अगर आपको याद हो जब मैरियट हैक होटल हैक हुआ था, तो जितने लोगों पूरा डेटा किन लोगों ने चेक इन किया चेकआउट किया, वो सारा का सारा डेटा डार्क वेब पे सेल हो रहा था। वहां पे उन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे उन्होंने तो लिया लिया डेटा, क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई हाई प्रोफाइल बंदा है और वो वहां पे अगर वहां पे रुका था, वो किसके साथ रुका था, कितने दिन के लिए रुका था, उसने क्या ऑर्डर किया, क्या फूड, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर किसी गलत इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ में चली जाती है जो उसके उसको उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो उसको ब्लैकमेल करके वो बहुत सारी सिक्रेटिव इंफॉर्मेशन के थ्रू उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके 10 से ज्यादा यूज केसेस बनते हैं। डिपेंड करता है कि डेटा किसके हाथ लगा है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, कुछ क्रिमिनल्स सिर्फ और सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये डेटा लेते हैं ताकि ये ब्लैकमेल करके उनको उनसे पैसा ऐंठ सकें। और जब ये ग्रुप पैसा ऐंठ लेता है, वो सेम डेटा फिर आगे वो दूसरे क्रिमिनल्स को बेच देता है, फिर वो भी इसी तरीके से ये डेटा का मिसयूज करते रहते हैं। बताइएगा कि हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां कितनी सक्षम है इस डार्क वेब पर जाकर इस सब चीज़ों का पता लगाने में, क्योंकि हर वक्त सवाल बस इसी मोड़ पर आके रुक जाता है। भारत के साथ विदेशों में बताइएगा कि किस तरह से डार्क वेब की चीज़ों पर लीक होने या जानकारी वहां जाने से बचा जा सकता है। क्या वहां पर कोई कड़े नियम है या वहां का डेटा भी जाता है और अब बस 19-20 का फर्क है वहां की एजेंसी और हमारी एजेंसियों के कामकाज तरीके में करने में, ऐसा कुछ है? देखिए कविता, आई थिंक हर एक इंटेलिजेंसेस अपनी कैपेबिलिटी है, और जहां बात रहती है डार्क वेब की, वहां पे अमेरिका भी उतनी असहाय है जितने हम हैं, क्योंकि डार्क वेब का जो कंसेप्ट ही है वो अनोनिमिटी के ऊपर है। और वहां पे ट्रेस करना, जिस फोरम की मैं बात कर रहा था, ब्रीच फोरम, जो कि डार्क वेब और क्रिमिनल्स के बीच में बहुत पॉपुलर फोरम था, और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस फोरम के ऊपर काफी नजर रखती थी। जब भी कोई डेटा क्रिमिनल लीक करते थे या कोई सेल करते थे किसी कंपनी को हैक करके, या किसी इंडिविजुअल हाई प्रोफाइल बंदे के बारे में उनको कुछ पता लगता था, वो इन्फॉर्मेशन वो वहां पे डालते थे। सो अमेरिका को कम से कम वो ये वेबसाइट 3 से 4 बार बंद कर चुके हैं ताकि कोई एक्सेस ना कर सके। अगर अभी भी कोई ब्रीच फोरम पे गूगल सर्च करता जाता है तो वहां पे आपको मैसेज दिखेगा कि एफबीआई ने ये वेबसाइट बंद कवर कर लिया है। लेकिन आप देखिए 1.5 महीने के बाद फिर से किसी और डोमेन से वो सेम वेबसाइट फिर से अप हो जाएगी। तो अमेरिका, और अगर हमारी बात करें, उनकी इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ साइबर वो काफी अच्छी है, लेकिन अगर डेटा आ जाता है वेब के ऊपर तो इस बड़े स्केल पे उसको केटर करना बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, या जितने भी सेफ साइबर सिक्योरिटी संस्थान हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। तो मेनली उनका काम यही रहता है कि जितनी जल्दी से हो सके उन वेबसाइट्स को बंद किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट और यूरोप गवर्नमेंट के साथ मिलके ये ऑपरेशंस करती हैं, जहां पे अगर कोई ऐसी चीज होती है तो मिलके हम अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, वो अपनी करते हैं, बट एंड ऑफ द डे एफबीआई या सीआईए वही इनको यूरोपोल या इंटरपोल के साथ मिलके इनके ऊपर नकेल कसते हैं। अगर बात सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, हम भी उनको ही भेजते हैं कि ये वेबसाइट के अंदर ये गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे डेटा है, और फिर आगे अपनी एक्सेस करके अपने प्रोटोकॉल्स के थ्रू उस चीज को बंद कराने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना कि इंडियन गवर्नमेंट उतनी कैपेबल नहीं है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अनोनिमिटी ऑफ डार्क वेब, हर गवर्नमेंट की बॉक्स के अंदर है जहां पे
गवर्नमेंट है। फर्क बस इतना है कि टेक डाउन जब वो करवाते हैं, किसी वेबसाइट को बंद करवाते हैं, वहां की क्षमता इंडिया से और बाकी एशियन कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा है, क्योंकि वो इस काम को बहुत टाइम से करते जा रहे हैं, और जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वो सारी यूएस को ही बताती हैं और आगे यूएस उसको टेक डाउन करता है। अब कोई तरीका यहाँ पर राहुल बचने का, आपका डेटा डार्क वेब ना जाए, के कोई खास तरीके जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर मैं ध्यान रखूं, जब बताऊं यूजर्स को, कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि देखिए जितनी भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैं, ये लोग खेलते हैं आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, जो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोकल प्लेयर्स की हैं, जहां पे आपको पता नहीं है कि ये वेबसाइट किसने बनाई है, लेकिन वो सर्विस देने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड अपलोड करना होता है, या ऐसी केवाईसी करनी होती है जहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन वो वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन आपको केवाईसी करने के लिए बोलता है। वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ ये अभी जैसे AI की इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, बहुत सारी कुछ कंट्रीज की ऐसी ऐप की कि उसको एक्सेस करने के लिए आपको पैसे देते हैं वो, लेकिन वो पैसे लेने के लिए आपको केवाईसी करना होगा। तो हजारों लाखों यूजर्स उस ऐप को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वहां पे फ्री में क्रेडिट मिल रहा है, वो केवाईसी करके अपना डेटा दे देते हैं, और बाद में 1-2 महीने बाद वो वेबसाइट और वो ऐप बंद हो जाती है, गायब हो जाती है, लेकिन उस डेटा को लेके बाद में भेज दिया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होगी या नए स्टार्टअप्स हो गए जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे यूजर उन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी वेब सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि जितनी भी ये बड़ी की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल से डेटा नहीं लिया गया। जहां पे इंडिविजुअल ने अपना डेटा रखा था, या किसी गवर्नमेंट बॉडी ने या प्राइवेट सेक्टर ने वो डेटा कलेक्ट करके अपने सर्वर्स पर रखा था, उस वेबसाइट को हैक करके जितना भी डेटा था वो सारा निकाल लिया गया। तो यहाँ पे आई थिंक अगर गवर्नमेंट अगर करना चाहती है या प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रखता है, तो डिजाइन बाय सिक्योरिटी बाय डिजाइन नाम का एक कंसेप्ट होता है, कि जब आप उसको बना रहे हैं तभी आपको साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान रखना होगा, प्रोटोकॉल्स ध्यान रखने होंगे, ताकि जब वो टेस्टिंग करके आप पब्लिक करो तो वो पहले ही वो चीजें जहां से आप तो लगता है कि कोई सेंध लगा सकता है, वो पहले से ही फिक्स कर दी जाए। इंडिविजुअल के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, जहां जहां एप्लीकेशन, चाहे कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई आपको टेलीग्राम ग्रुप है, जहां आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या इवन आपका आधार नंबर भी मांगा जाता है, उन चीजों, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, वहां से आपको दूर रहना चाहिए। राहुल, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से हमने बातचीत कर ली और तमाम विकल्प बताए उन लोगों को, सतर्क सावधान कैसे रहना चाहिए उसकी उन्हें टिप्स दिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज की इस पेशकश को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते व्हाट्सएप नंबर और ID फ्लैश कर देते हैं, जहां पर अपने सवाल तक आप पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।